फर्स्ट ईयर से अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री से हमारा पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम्स। ठीक है, सबसे पहले हम नंबर सिस्टम्स के बारे में देखेंगे कि हमारी शुरुआत हुई कहाँ से थी और कहाँ से हमारे जो है ना नंबर्स इंट्रोड्यूस हुए, और नंबर्स के इंट्रोड्यूस होने से हमने किस तरह से उनके ऊपर ऑपरेशंस लगाए, उनके ऊपर किस तरह से सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए, और उधर से हमारे पास किस तरह से हमारे डिफरेंट जो हैं ऑपरेशंस डिराइव हुए, ऑपरेशन से हम उनको फंक्शंस तक ले गए, फंक्शंस डिराइव होने से हमने पूरा जो है ना एक समझ लें कि हमने एक पूरा पेपर डिफाइन कर लिया, मतलब हमने एक पूरी डोमेन अलग कर ली। ठीक है, एक मतलब हमारे पास पूरा सा एक बड़ी सी दुनिया थी, उसको हमने पार्टीशन की, कभी हमने उसको टोपोलॉजी में डिफाइन कर लिया, कभी हमने उसमें मीट्रिक डिफाइन कर ली। ठीक है, कभी उसको हम टोपोलॉजी में ले गए, कभी हम उसको मीट्रिक में हम शॉर्टकट में ले गए, कभी हमने उसमें मेजर डिफाइन कर ली, कभी हम उसको अप्लाइड में ले गए यानी कि हम वेक्टर्स में बना गए। ये किधर से शुरुआत हुई थी? ये सारी शुरुआत हमारी किधर से हुई थी? फ्रॉम नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले नंबर्स इंट्रोड्यूस हुए थे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, देन फर्दर ऑन हम इसकी जो है ना बेस को देखेंगे और किस तरह से हमारे पास आता है। जी, इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज आपके पास क्या जाती है? इन द एंशिएंट टाइम, जो बिल्कुल शुरू के दिन थे और जो बिल्कुल इसमें जो आपके पास एग्जांपल दी गई है, ठीक है, इन द ह्यूमन लाइफ वाज सिंपल, इंसानी जिंदगी को वो कहता है कि बड़ी ही सिंपल थी। कोई भी बंदा जो है गिनने को, किसी भी चीज को मेजर करने को या पैमाइश का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। ठीक है, यहाँ पे उसने जो एग्जांपल दी हुई है इस बुक के अंदर, वो कहता है एंशिएंट हर्ड्समैन जो है, ठीक है, जो चरवाहा होता था, अपनी शीप्स को यानी कैटल्स वगैरह को, अपनी भेड़ों को किसके साथ, आप हिज हर्ड, ठीक है, जो उसका भेड़ सारी जो है उसके पास हुजूम सा होता था, एक उसके पास रेला सा होता था, उसको किन के साथ मैयर क्या वो लेकर तो जाता था। शुरू में तो वो उनको चराने ले गया, फिर उसके बाद उनको वापस लिया, लेकिन उसके जहन में एक खदशा सा आया कि कहीं ऐसा तो नहीं होता कि मेरे पास जो है, ऐसा तो नहीं होता कि ऐसा तो नहीं होता कि वो अपनी भेड़ों को अगर लेके जाता है तो उनमें से कोई जो है इधर उधर हो जाती है, कोई मिस हो जाती है, कोई गुम जाती है या कोई भी, तो इन रिटर्निंग उसको मिसिंग एनिमल्स का थोड़ा खदशा हुआ। ठीक है, तो मिसिंग एनिमल्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने क्या किया कि उसने हर भेड़ के, अपनी हर भेड़, आप कैटल ले सकते हैं अपनी, कह लें उसने हर अपनी जो गोट थी उसकी कोरस्पॉन्डिंग उसने पत्थर जमा करने शुरू कर दिए। ठीक है, अब पाइल ऑफ स्टोन्स उसने ले लिया। ठीक है, ये एग्जांपल उसने दी है पाइल ऑफ स्टोन्स की। ठीक है, वो एक किस्म का वो एक उनको गुजारता जाता था और साथ साथ एक पत्थर इकट्ठा करता जाता था। ठीक है, फिर जब वो वापस आती थी अगेन वो क्या करता था कि एक एक को अपने उसके जो उनका घर है, उनकी जो जगह है उनके लिए, वहां पे क्या करता था, उनके अंदर एंटर किया जाता था और उसके एक एक पत्थर को जो है कम किया जाता था। तो इस तरह से उसने क्या डिस्क्राइब किया था, उसने किसी न किसी फॉर्म में मैम आवाज नहीं आ रही। जी, और फिर आपके पास क्या डिस्क्राइब हुआ, और इस तरह उसने क्या की, उसने एक मेजरमेंट डिफाइन की, उसने एक पैमाइश किस्म की आपके पास ऐसे, या उसने एक नंबरिंग दी। ठीक है, यानी कि उनको गिनने का कंसेप्ट दिया। तो वो जो गिनने का कंसेप्ट था वो उसने किस तरह से डिस्क्राइब किया था? एक पाइल ऑफ स्टोन्स की तरफ से, यानी कि उसको पत्थरों से मेजरमेंट उसने की, लेकिन उसको फिर भी नहीं पता तो उसने गिना। ये नहीं था कि ये एक पत्थर हो गया, ये दो हो गए, ये तीन हो गए, ऐसा नहीं किया गया था।
उसने जस्ट क्या किया था, वो उसने एक किस्म का ढेर लगा लिया पत्थरों का, और उन पत्थरों के मुकाबले में उसने क्या लिया कि इतनी बेड़े मेरे पास हैं, ठीक है, गिना उसने एट दैट टाइम। अभी तो हम जानते हैं ना 1 2 3 1 2 3 4, हमें गिनती का पता है, हम कहते हैं अच्छा ये इतने पत्थर हो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। उसके लिए वो एक कह लें कि मुट्ठी भर या मुट्ठी से ज्यादा या उसकी जितने भी, ठीक है, एक उसके पास क्या थे, वो पत्थर थे उसकी निस्बत में, ठीक है, और उन पत्थरों के मुकाबले में उसके पास बेड़े थी। तो ये उसने जो है ना बेसिकली अपनी तरफ से एक उनको गिनने का कंसेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन स्टार्टिंग में जो है हम बिल्कुल उसको किस तरह डिस्क्राइब किया था, वर्टिकल स्ट्रोक्स के साथ, ठीक है, वो लाइन लगा देते थे, ये एक हो गई, फिर वो दो अगर करना चाहते थे तो दो लाइन लगा लेते थे, फिर अगर तीन करना चाहते थे तो तीन लाइनें लगाने लग गए, और फिर चार, इसी तरह से लाइनें लगाने जाते रहे, ठीक है। तो ये लाइनें लगना शुरू हुई, ठीक है, जिसको हम टेलीग्राम से भी नोट करते हैं। लेकिन टेलीग्राम में हम क्या करते हैं, फॉर इजीनेस हम 4 लगाने के बाद क्या करते हैं, 5th वाली ऊपर लगा देते हैं, उससे हमारा ये किसको शो करता है, 5 को शो करता है। लेकिन अर्ली टाइम्स में आपके पास ये 5 को नहीं करता था, 5 के लिए भी आपको 5 ही लाइंस लगानी पड़ती थी। बट ये तो बहुत जो है ना एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता था। अगर आपने 10 लगाना है तो आप 10 लाइन लगा रहे, चलो 10 भी हमने लगा ली, 100 लगाना है तो 100। ये जो कंसेप्ट उसको दिया गया एंशिएंट टाइम में, वो इसको जो है कुछ पॉपुलैरिटी मिली थी, लेकिन बाद में जाके जब हम हायर लेवल पे गए तो फिर ये काम करना बंद हो गया, उस तरह से काम अच्छे से नहीं कर पाया। तो दैट्स वाई फिर हमने क्या इंट्रोड्यूस किए गए थे, फिर मैथमेटिशियन ने क्या इंट्रोड्यूस किए थे, नंबर्स इंट्रोड्यूस किए, जिनको हम कहते हैं 1 2 3 4 एक्सेट्रा। And the symbol this was used by many people including the ancient Egyptians for the number of fingers of one hand। ठीक है, ये 5 आपके पास नंबर ऑफ फिंगर्स ऑफ वन हैंड के तौर पे उसको ट्रीट किया जाने लगा। फिर आपके पास 5000 के करीब जो आपके इजिप्शियंस थे, बीसी के करीब जो आपके थे, वो बेस्ड ऑन 10 उन्होंने एक नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जो 10 पे बेस्ड था, ठीक है। अब आप यहाँ से 10 बेस्ड नंबर्स की इंपॉर्टेंस को जान सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल अर्ली एजेस में उसने क्या किया था, 10 बेस्ड ऑन 10, 10 की बेस पे बात की गई, ठीक है, बेस्ड ऑन 10, 10 बेस पे अगर बात देखी जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। इस इधर से आपको एक कंसेप्ट समझ में आएगा। वो कंसेप्ट क्या है आपके पास, कि जब भी आप ऐड करते हैं, देखिए अगर मुझे कोई कहता है 16 में आप 5 ऐड करो, ठीक है, तो 16 में 5 जब ऐड करती हूँ तो 1 और 1 में कैरी ले जाओ, ठीक है, फिर 1 और 1 2, ये आपके पास 21 हो जाता है। ये किस रिस्पेक्ट से किया है मैंने, बेस 10 की रिस्पेक्ट से किया। बेस 2 क्यों नहीं ली मैंने, क्यों नहीं ली बेस 2, मैंने बेस 2 नहीं ली, क्यों नहीं ली, इसलिए नहीं ली क्योंकि बिल्कुल जो अर्लीस्ट जो हमारे पास बेस डिस्क्राइब हुई थी वो 10 की बेस पे डिस्क्राइब हुई थी, और 10 की रेंज में ही हम ज्यादातर मेजरमेंट करते हैं, वरना एडिशन तो बेस 2 पे भी होती है। दैट्स नॉट अ बिग डील। अगर मैं इसको, आप जानते हैं इजीली इस चीज से फेमिलियर है, अगर मैं 16 में 5 को ऐड करती हूँ, फिर मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ता है, विद बेस 2 लगाना पड़ता है, यहाँ भी बेस 2 लगाना पड़ता है। 6 में जब मैं 5 ऐड करूंगी मेरे पास क्या आ जाता है, 11 आ जाता है। 11 को फिर मैं डिवाइड करूंगी 2 पे, 2 5 था मेरे पास क्या आ जाता है 10, और 1 मेरे पास यहाँ पे रह जाता है, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में अब आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ 5 कैरी हो जाएगा। 5 में जब आप 1 ऐड करते हैं अगेन 6 आता है, 6 पे अगेन आप अप्लाई करते हैं 6, यहाँ 6 आ जाता है, 2 3 द 6 और 0, तो ये आपके पास क्या आ जाता है, 0 आ जाएगा। फिर 3 को हम डिवाइड करेंगे तो 1 द 2, इसी तरह से इधर भी आप डिवाइड कर करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ आपकी जो है ना नंबरिंग 1 0 यानी कि कोडिंग में आ जाता है, आप इसको इजीली जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी अजीब बात नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास बेसिकली यही डिस्क्राइब कर रहा है कि जो बिल्कुल आपकी बेस डिस्क्राइब हुई थी, किधर डिस्क्राइब हुई थी, बेस 10 के लिहाज से उसने डिस्क्राइब करना शुरू किया, और बेस 10 पे डिस्क्राइब करने से उसकी आपकी जो है ना बेस, तो दैट्स वाई हम हमेशा बिना जहां पे बताया नहीं जाता वहां पे बेस 10 को यूज करते हैं। नेक्स्ट उसने बताया है कि कौन कौन से हम सिंबल यूज करते थे, कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट फॉर नॉलेज, नॉलेज के लिए ये है कि एंशिएंट टाइम में क्या लिया गया और अब क्या लिया जाता है। ये जो सिंबल होता है आपका, इसको 10 के लिए यूज करता था, इस सिंबल को वो 100 के लिए यूज करता था आपके पास। मैनी टाइम्स आप उसको यूज करते थे, उतनी दफा हम कर लेते थे, जैसे कि अगर उसने 300 लिखना होता था इसको 3 बार लिख लेता था, अगर उसने 20 लिखना था तो उसको 2 बार लिख लिया, साथ में 2 लाइनें लगानी है तो वो 1 1 को शो कर रही है। इसी तरह से ये आपका डिफरेंट जो है ना पार्ट्स को शो क्या करता था, और इसी तरह से आपकी नंबरिंग। फिर उसके बाद जो है ना एडवांसमेंट आई, जो जो एडवांसमेंट आती गई, हमने एक नया सबसे पहला जो सेट इंट्रोड्यूस किया गया था वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इंट्रोड्यूस किया गया था आपके पास। क्या हो गया है,
जी। तो सबसे पहला जो हमारा जो सेट इंट्रोड्यूस हुआ था वो कौन सा सेट था, वो हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स था। इसको नेचुरल नंबर्स भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये कुदरती तौर पर डिफाइन किए जाने वाले नंबर्स हैं, सेट ऑफ नेचुरल। तो ये आपका बिल्कुल जो है ना इनिशियल सेट जो आपका इंट्रोड्यूस हुआ था। इसीलिए बहुत सी प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ते हैं इसी की वजह से पढ़ते हैं, ठीक है। इससे बेस्ड बहुत सी, अभी हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल हम इनिशियल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं इसको जब हाई लेवल पे लेके जाऊंगी देन आपको क्लियर होगा कि नेचुरल नंबर्स का मैथमेटिक्स के अंदर कितना बड़ा रोल है आपके पास, ठीक है। और विद बेस 10 वो कहता है वाज अडॉप्टेड एज द काउंटिंग सेट, ठीक है। इसको काउंटिंग सेट भी कहा जाता है, इसको सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स भी कहा जाता है। इसको काउंटिंग सेट क्यों कहा जाता है, इस चीज से आप बड़े फेमिलियर होंगे क्योंकि इसको हम एक आपको चीज पता है, यहीं पे मैं डिस्क्राइब करने लगी क्योंकि आपके लिए कुछ भी डिफरेंट नहीं है, हम इसको रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। आप पहली दफा नहीं पढ़ रहे, सो दैट्स व्हाई मैं आपको हाई लेवल पे जो हमने पढ़ा वो भी डिस्क्राइब करती जाऊंगी साथ साथ। नेचुरल्स आपको पता है, इनको काउंटिंग सेट क्यों कहा जाता है, इनको काउंटिंग सेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये काउंटेबल सेट्स होते हैं। इट इज अ काउंटेबल सेट एंड इट कॉजेज फॉर बीइंग अ काउंटेबल सेट, ठीक है। दूसरे सेट्स को काउंटेबल बनाने में भी इसी का रोल है। काउंटेबल क्या होता है, जिसको गिना जा सके, ठीक है। काउंटेबल हम किसे कहते हैं इंग्लिश से उर्दू मीनिंग में अगर देखें, जिसको गिना जा सके। काउंटिंग सेट गिना जाने वाला सेट आपके पास आ जाता है। गिना जाने वाला सेट क्या है कि क्या आप इसके अंदर कोई ऐसा नंबर है जिसको बता ना सकते हो। अगर आपसे कोई 100 की बात करता है आप कहेंगे 100 है, 100 गिन सकते हैं आप, 1000 1000 आप कर दें, 20,000 कर ले, आप बिलियंस में चले जाएं, मिलियंस में चले जाएं, ट्रिलियंस में चले जाएं, कोई ऐसा नंबर है जिसको आप गिन ना सके। गिन सकते हैं ना, एग्जैक्ट है। हर नंबर से बड़ा नंबर है, हर नंबर से छोटा नंबर है टिल 1, 1 तक, ठीक है। 1 तक, 1 से लेकर ऊपर हर बड़ा नंबर मौजूद है, हर नंबर से बड़ा नंबर मौजूद है, ठीक है। और हर नंबर से छोटा नंबर भी मौजूद है टिल 1, 1 इसमें सबसे छोटा नंबर, ठीक है। और ये इस तरह से आपका काउंटिंग इसकी आपकी पॉसिबल होती है। कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको आप गिन ना सके, ठीक है। ना गिना जाने वाला सेट हम किस तरह डिस्क्राइब करते हैं वो चीज अभी हम इसको जो है ना जो हम सेट्स को डिफाइन करते जाएंगे आपको पता चल जाएगा जिनको गिना नहीं जा सकता वो क्या है, ठीक है। इसको अब हम देख लेते हैं। नाउ नेचुरल्स हमारे डिस्क्राइब हो गए, ठीक है। सबसे पहले नेचुरल्स डिफाइन कर लिए हमने। नेचुरल डिफाइन करने के बाद अब नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन आ गई थी, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x + 2 = 2 जब इक्वेशन है। अब इसके अंदर आपका क्या क्राइटेरिया आ गया, इसमें एक चीज मिसिंग थी। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं x = 2 और माइनस कर देते हैं, ठीक है, इसमें से 2 कर देते हैं, या इसमें से भी इसको अगर कैंसिल आउट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, ये वाला कंसेप्ट अगर मैं ये वाला अलजबरा अप्लाई करती हूँ, अलजबरा अप्लाई करना चाहती हूँ, तो मैं किस बेस पे अप्लाई करूंगी। क्वेश्चन अराइज हुआ कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। पहले तो अराइज हुआ था ना क्वेश्चन के गिनेंगे कैसे, तो गिनने के लिए हमने नेचुरल नंबर्स इंट्रोड्यूस किए। नेचुरल नंबर्स इंट्रोड्यूस हो गए तो कुछ सोल्यूशन चाहिए थे, ठीक है। सोल्यूशन किस तरह से चाहिए थे, किसी भी फॉर्म में आप उसको ले सकते हैं कि इस तरह के अगर हमारे पास आ जाते तो नेचुरल के अंदर, सेट ऑफ नेचुरल के अंदर तो इनका सोल्यूशन है कोई, तो इनका सोल्यूशन जब सेट ऑफ नेचुरल के अंदर क्यों नहीं है। लेटर आपको पता है कि जब भी अगर आपके पास दो कोई भी जो है चीजें मौजूद है उनमें से मैं दोनों आपसे ले लेती हूँ, आपके पास क्या बचता है, कुछ भी नहीं। वो कुछ भी नहीं जो होता है वो कुछ भी नहीं क्या होता है, आपके पास कुछ भी नहीं होता, मतलब जीरो होता है, मतलब सिफर हो जाता है। वो सिफर जो आपका इंट्रोड्यूस हुआ था, जीरो जिसको आप नाम देते हैं, वो जीरो के इंक्लूड हो जाने से आपके पास सेट ऑफ होल नंबर्स इंट्रोड्यूस हो गए, ठीक है। नेचुरल्स आ गए आपके पास और जीरो, जीरो यूनियन एन, जिसको हम लेते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन। एक एक्स्ट्रा नंबर इसमें आने से ये क्या हो गया है हमारे पास नेचुरल या होल नंबर। आपको पता है कि नेचुरल्स लाइक करते हैं होल नंबर्स के, ठीक है। होल नंबर का ये प्रॉपर सबसेट होता है। क्यों प्रॉपर होता है, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर सबसेट की कंडीशन होती है कि एटलीस्ट 1 डिफरेंट होना चाहिए, कैसा जरूर हो जो इसमें ना हो, और वो क्या है, वो जीरो आ रहा है आपके पास। सो दैट्स वाई आपके पास इसका प्रॉपर सबसेट बन जाता है और हमने एक नया नंबर इंट्रोड्यूस किया है। अब आपको ये चीज याद रखनी है, आप इससे याद रख लें या आप इससे याद रख लें कि x + 1 = 1। इस इक्वेशन का हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, इस इक्वेशन के सोल्यूशन के लिए हमने क्या किया, हमने जीरो को इंट्रोड्यूस किया, जीरो इंट्रोड्यूस।
ठीक हो गया। अब आपको पॉइंट क्लियर हो गया कि पहले नेचुरल्स कैसे इंट्रोड्यूस हुए, फिर क्या हुआ जीरो। क्या मैं लिखती जाती हूँ किस सीक्वेंस से हमने नंबर्स इंट्रोड्यूस किए। हाँ, नेचुरल हमने किए, फिर हमने जीरो नंबर को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, जीरो नंबर को इंट्रोड्यूस करने से हमारे पास क्या इंट्रोड्यूस हुए, होल नंबर। तो ये आपकी नंबरिंग आ जाती है सारी। आगे देखते हैं हमारे पास क्या आ गया। अब ये नंबर्स तो आगे से आ गए, ठीक है। फिर अगर हमारे पास ऐसा हो गया, अब यहाँ पे +2 आ गया, ठीक है। अब इसमें पहले मैंने +1 किया, इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, +2 करके 2 किया, इसका आंसर भी हमें नहीं मिल रहा था। लेकिन इसी के अंदर अगर मैं इसकी जगह 2 कर देती हूँ, ठीक है, x+2 इज इक्वल्स टू 1 कर देती हूँ, देन अगर मैं इसका सोल्यूशन निकालना चाहती हूँ x इज इक्वल्स टू 1 - 2, ठीक है। अब मैं 1 - 2 करती हूँ, इस जैसा नंबर तो मेरे पास है ही नहीं। कम में से ज्यादा निकालने वाली बात तो मेरे पास है ही नहीं, ठीक है। मैंने तो ज्यादा में से कम निकालना सीखा है, ठीक है। बड़े में से छोटा निकालना सीखा है, छोटे में से बड़ा निकालना तो हमने सीखा ही नहीं। तो इस लेवल पे जाके, इस पॉइंट पे जाके जब इस तरह की इक्वेशंस आ गई जिसमें यहाँ नंबर ऐसा था जो बड़ा था और इधर छोटा था, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस x प्लस जी, तो हमारे पास रैशनल इंट्रोड्यूस हो गए हैं। कहाँ से इंट्रोड्यूस हो गए हैं, विद फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। यानी कि दो इंटीजर्स की क्वेश्चन से हमारा कौन सा सेट जनरेट हो रहा है, रैशनल्स। इन अदर वर्ड्स रैशनल्स को कौन जनरेट करता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ जनरेटर ऑफ सेट ऑफ रैशनल्स। इंटीजर्स को जहन में रखें। एक और चीज रैशनल्स के अंदर सम ऑथर्स ने या सब बुक्स में जो है ना मेंशन की जाती है, वो इसका पार्ट सम केसेस में हो सकती है, लेकिन इस डेफिनेशन का पार्ट नहीं है। यानी कि रैशनल नंबर्स को अगर हम डिफाइन करते हैं ना, तो डेफिनेशन यही है, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक एक्स्ट्रा कंडीशन हम लगा सकते हैं, वो हमारे पास प्योर रैशनल नंबर्स की होती है। वो एक्स्ट्रा कंडीशन क्या होती है कि ए और बी जो है अपनी लीस्ट फॉर्म में, लीस्ट फॉर्म का मतलब है उनका जीसीडी 1 हो, डिवाइजर उनका कॉमन डिवाइजर 1 हो। जैसे देखें, अगर मैं 2/4 की बात करती हूँ, 2/4 भी क्या है, एक रैशनल है। क्यों रैशनल है, बिकॉज 2 भी बिलोंग करता है जेड को, ठीक है, 4 भी बिलोंग करता है जेड को। हमने कहा था दो इंटीजर्स की जो क्वोशिएंट होगी वो एक रैशनल नंबर है, बट दीज आर नॉट इन इट्स लीस्ट फॉर्म बिकॉज 2/4 भी वही बात है मेरे पास, ठीक है। 3/6 लिखती हूँ, वो भी वही है, ठीक है। उसके बाद आप 6/12 लिख लें, वो भी वही बात है। 9/18 लिख लें, वो भी वही बात है। आपको पता है ये सारे किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है, ठीक है। तो सब की बात एक ही है, ये लीस्ट फॉर्म है, यानी 1/2 की बहुत सी रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन यूनिक रैशनल नंबर क्या है, 1/2 है। 1/2 किसी और तरह का नहीं हो सकता। लेकिन 9/18 भी वही फॉर्म में लिखा जाता है, 6/12 भी वही लिखा जाता है, 3/6 भी वही लिखा जाता है, 2/4। बट दीज आर रैशनल नंबर्स, बट दे आर नॉट प्योर रैशनल नंबर। वो प्योर रैशनल नहीं है। क्यों प्योर नहीं है, बिकॉज उनके ए और बी लीस्ट फॉर्म में नहीं है। बट दिस इज द एक्स्ट्रा कंडीशन फॉर सम क्वेश्चंस, ठीक है। सम जब आप नंबर थ्योरी करते हैं ना, नंबर थ्योरी के अंदर आप इस कंडीशन को इसमें जो है ना पर्टिकुलर कहला देते हैं, पर्टिकुलरली यूज कर देते हैं, क्योंकि आप रेपिटेशन नहीं चाहते। बट ओरिजिनल डेफिनेशन आपकी यही है, ठीक है। ये जो हमने डिस्क्राइब की, ये आपकी ओरिजिनल डेफिनेशन है, इसको आपने यूज करना है। ये हो गया आपके रैशनल नंबर्स की इंट्रोड्यूस हो गए थे। अब रैशनल नंबर्स इंट्रोड्यूस होने के बाद अगला मसला नया आ गया, ठीक है। अगला मसला किधर आया, जब आपके पास x का स्क्वायर लिया, किसी नंबर का स्क्वायर लिया और आंसर 2 था। ऐसा मसला जब आया, इस मसले का हल निकालने के लिए हमारे पास कोई सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा था। x = √2 फॉर्म में चला गया, ठीक है। बट √2 डज नॉट बिलोंग्स टू q, तो q को बिलोंग ही नहीं करता, बिकॉज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रैशनल नंबर फॉर व्हिच x² = 2, ठीक है। ऐसा कोई रैशनल नंबर है ही नहीं जिसका स्क्वायर ले तो आंसर 2 आए, ठीक है। ऐसा किस तरह, लेट अस सपोज के मैं कह लेती हूँ, हम नहीं मानते इस बात को, कहते हैं नहीं जी है। अगर है तो लेट अस सपोज फिर वो किस फॉर्म का होगा, p/q बिलोंग्स टू q विद q नॉट इक्वल टू 0 एंड pq किसके अंदर होंगे, p और q बिलोंग करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर। देन p/q अगर ऐसा एक नंबर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, लेट दिस सच दैट
P ओवर Q का अगर मैं स्क्वायर लेती हूँ तो आंसर क्या आता है 2। हमने कॉन्ट्रेरियरली सपोज कर लिया कि करता है ऐसा नंबर, देन P स्क्वायर ओवर Q स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ठीक है, स्क्वायर लिया हमने इक्वल टू 2। यहाँ से क्या वैल्यू आती है P स्क्वायर की, P स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर। तो ये क्या वैल्यू आ गया हमारे पास, कोई बता सकता है कि पी स्क्वायर का आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे पी स्क्वायर क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है, जल्दी से जरा चैट के अंदर बताएं ये इक्वेशन हमें क्या बताती है। चले मैं क्लियर करती हूँ ये क्या चीज आपको डिस्क्राइब कर रही है, ये हमने बार बार इस चीज को देखा हुआ है। आपको पता है कि इवन नंबर की क्या डेफिनेशन होती है, ठीक है, एनी इंटीजर, आपके पास कोई भी इंटीजर जो होता है m बिलोंगिंग टू z इज इवन, वो इवन होता है इफ m इज ऑफ द फॉर्म 2n, यानी कि 2m के दो फैक्टराइजेशन की जाए, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जा सके, जिसमें एक पार्ट तो फिक्स है और वो 2 है आपके पास, दूसरा पार्ट आपका कोई भी और इंटीजर हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल लिख लेते हैं 2, देखें 2 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 1, दैट इज एन इवन नंबर। 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 तो अलग कर लेना, 2 इंटू 2। लेकिन 3 देखें, 3 के अंदर से क्या 2 कॉमन लिया जा सकता है, इधर कुछ बचता ही नहीं है जिसको हम अलग कर सके। 6 लें 2 इंटू 3, दैट इज इवन नंबर। 8 लें 2 इंटू 4, दैट इज एन इवन नंबर। यानी कि इसके अंदर से आपने एक कॉमन चीज बाहर निकाल देनी है, वो कॉमन चीज क्या है 2, और बाकी क्या बचना चाहिए, एक इंटीजर बचना चाहिए। इसमें भी एक इंटीजर बचता है, इसमें भी आपके पास 2 है और बाकी क्या बच रहे हैं, एक एक इंटीजर बच रहे हैं। ये 3 को भी मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, ठीक है। 3 को इस फॉर्म में लिखने के लिए मेरे पास क्या क्राइटेरिया होगा, ऐसा नहीं है कि 3 को 2 इंटू समथिंग मैं लिख, 3 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 3/2, लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती, लिख सकती हूँ ना, बट दैट इज नॉट एन इंटीजर। हमने कहा है कि ये इवन तब होगा जब 2 बाय निकालने के बाद बाकी जो बचता है वो z को बिलोंग करता हो, बट इट डज नॉट बिलोंग्स टू z, सो 3 इज नॉट इवन, ये हमारे पास इवन नहीं है। बट 2 भी हमारे पास इवन है, 4 भी इवन है, 6 भी इवन है, 8 भी इवन है। इन अदर वर्ड्स हम इसको सिंपली जो हमने रट्टा लगाया होता है वो रट्टा हमने ये लगाया होता है 2 के सारे मल्टीपल इवन, रट्टा ठीक है, हमारा रट्टा गलत नहीं है, वैसे बता रही हूँ। सो दैट्स व्हाई। लेकिन एक आपके पास स्टूडेंट्स के कंसेप्ट में होता है कि 3 को हम लिख ही नहीं सकते 2 इंटू समथिंग, 3 को हम लिख सकते हैं बट 2 इंटू सम इंटीजर नहीं लिख सकते, ठीक है। ऐसा नंबर जिसको 2 इंटू सम इंटीजर की फॉर्म में लिखा जा सके वो तो इवन होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो इवन नहीं है उसको 2 इंटू सम नंबर लिखा ही नहीं जा सकता। क्वेश्चन अपना जो आंसर है इसका अच्छे से याद रखें, इवन के लिए 2 इंटू सम इंटीजर फॉर्म में अगर किसी नंबर को लिख सकते हैं देन दैट इज इवन नंबर, ठीक है। और अगर वो इवन नंबर नहीं है देन उसको 2 इंटू सम इंटीजर तो लिख सकते हैं, सॉरी 2 इंटू सम नंबर तो लिख सकते हैं लेकिन सम इंटीजर नहीं लिख सकते। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 को मैं 2 इंटू सम नंबर लिख सकती हूँ 2 इंटू 3/2। अगेन आप इसको सॉल्व करके क्या 3 आ नहीं जाता, बट ये 3/2 डज नॉट बिलोंग्स टू z है, तो z में है ही नहीं, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट इवन। इवन की कंडीशन है कि ये नंबर जो है आपके पास क्या आना चाहिए, एक इंटीजर आना चाहिए। ये चीज आपने जहन में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या क्राइटेरिया, तो अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो नंबर आया है p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, ये क्या आया है। अब आप यहाँ से थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ से थोड़ा क्लियर करती हूँ ताकि आपको ये जो है ना डायरेक्टली क्लियर हो जाएगा। m इक्वल टू 2n आ गया, ठीक है। हमने कहा कि वो एक इवन नंबर होता है, मैम m स्क्रीन शो इक्वल नहीं टू हो रही। 2n हो गया, ठीक है। स्क्वायर ले दोनों साइड्स पे, इसी पे m स्क्वायर इज इक्वल टू 2n का स्क्वायर, तो m स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 4n स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 की भी दो पार्टीशन हो सकती है 2 इंटू 2n स्क्वायर, ठीक हो गया।
अब आप देखें एक इंटीजर का स्केयर भी क्या होता है, इंटीजर होता है। ये आपने लॉजिक सिंबल सी पढ़ी हुई है कि अगर n बिलोंग करता है z के अंदर देन उसका स्केयर भी क्या होता है, एक इंटीजर होता है। ठीक है, सिर्फ डिवीजन उसको इंटीजर नहीं रहने देती, अदरवाइज ये जो है आपके पास इंटीजर ही होता है। ठीक है, सो दैट्स वाई यहाँ से अब आप n का स्केयर, n एक इंटीजर था, आपने उसका स्केयर लिया, वो भी क्या बन गया, एक इंटीजर बन गया। फिर आपने उसको एक इंटीजर, 2 क्या है, इंटीजर है, 2n स्केयर जो आया था, 2n स्केयर आपका किसको बिलोंग कर गया, z को कर गया, ये भी क्या कर गया, एक इंटीजर। तो m स्केयर को मैंने क्या लिखा, 2 इंटू सम इंटीजर। तो m स्केयर को जब मैं 2 इंटू सम इंटीजर लिख सकती हूँ, ठीक है, ये मेरे पास 2 आ गया एंड सम इंटीजर आ गया। तो जब m को मैं 2 इंटू सम इंटीजर लिख सकती हूँ, इसका मतलब है m स्केयर इज इवन, m स्केयर इवन है। और जब m स्केयर इवन है तो m भी इवन होगा, m की कोई आड़ वाली बात ही नहीं बची। ठीक है, m स्केयर भी इवन होगा आपके पास। कोई भी अगर किसी नंबर का स्केयर इवन होता है देन वो नंबर भी इवन होता मैम है। स्क्रीन नहीं शो हो रही। सो दैट्स व्हाई अब यहाँ पे वापिस आते हैं, p स्केयर जो है क्या है, 2q स्केयर फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, वो 2q स्केयर की फॉर्म में लिखा जाता है, इसका मतलब है ये 2 इंटू सम इंटीजर है, बिकॉज q इज एन इंटीजर। अगर एक इंटीजर है उसका स्केयर भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। बहुत सी एग्जाम्पल, जो सा मर्जी आप इंटीजर ले लें, आप -3 ले लें, -3 का स्केयर लें 9 इंटीजर है, 4 ले लें, 4 का स्केयर ले 16 इंटीजर आएगा। कोई ऐसा इंटीजर है ही नहीं जिसका इंटीजर, सॉरी जिसका स्केयर ले तो वो इंटीजर ना आए। ठीक है, ये ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। क्यू स्केयर भी एक इंटीजर हो गया, तो पी स्केयर को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू सम इंटीजर। तो पी स्केयर क्या हो गया, एक इवन नंबर हो गया। ठीक है, जब पी स्केयर एक इवन नंबर है, ठीक है, इसका मतलब है पी एक इवन नंबर है, पी इज आल्सो इवन। पी भी मेरे पास क्या आ गया, एक इवन नंबर आ गया। जब पी भी मेरे पास इवन नंबर आ गया है, इन दैट केस पी को मैं क्या लिख सकती हूँ, पी को मैं किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, टू सम इंटीजर। ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय सम इंटीजर फॉर्म में लिख सकती हूँ। देन पी इज इक्वल टू 2 इंटू सम इंटीजर। ठीक है, कोई भी इंटीजर ले लेते हैं, लेट अस सपोज वो इंटीजर मैं यहाँ पे m1 ले लेती हूँ। ठीक है, p की वैल्यू ये आ गई, दैट इज कोई इनमें पुट करे, p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर था, ये क्या आ गया, 2m1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। ये किसके इक्वल आ जाएगा, 4m1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो यहाँ से 2 2 द 4, यहाँ से क्या वैल्यू आई है, 2m1 का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, q स्क्वायर। ये पॉइंट जरा बड़ा ध्यान से समझने वाला है। एक यहाँ से आ गया q स्क्वायर इक्वल है 2m1 के स्क्वायर, q स्क्वायर भी यहाँ से क्या आ गया, अगेन क्या हुआ है, एक नंबर जो है इंटीजर का स्क्वायर जो है वो इंटीजर है, एक इंटीजर को हमने किस फॉर्म में लिख लिया है, 2 इंटू सम इंटीजर। ठीक है, m1 भी एक इंटीजर है, उसका स्क्वायर भी इंटीजर। तो जब 2 इंटू सम इंटीजर की फॉर्म में किसी भी इंटीजर को लिखा जा सकता है तो वो इंटीजर क्या होता है, इवन नंबर होता है। अब यहाँ से एक चीज आती है, यहाँ p क्या आया था, इवन, यहाँ q क्या आ गया, इवन। तो दो इवन नंबर जो होते हैं, p जो है आपके पास, ये जो p है ये भी इवन है, इधर से q है, ये भी आपके पास इवन। ठीक हो गया, जब p और q दोनों इवन है देन दोनों का जीसीडी में 2 जरूर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, या कॉमन डिवाइजर उनका जीसीडी भी आप ना कहें, ठीक है, आप उनका कॉमन डिवाइजर क्या है, कॉमन डिवाइजर। जैसे देखें, अगर मेरे पास कोई भी, यहाँ देखें, ठीक है, 2 है इवन नंबर है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, इस तरह से आप बहुत से लिखते जाएं। इन सब का क्या कॉमन डिवाइजर 2 है, क्या इन सब को 2 डिवाइड करता नहीं है, करता है, 2 सबको डिवाइड करता है। तो दो इवन नंबर को हमेशा 2 डिवाइड करेगा, दो इवन नंबर में हमेशा 2 एज अ कॉमन मल्टीपल होगा। सो दैट्स व्हाई आपके पास कॉमन डिवाइजर जो है 2 आ रहा है या कॉमन मल्टीपल 2 आ रहा है, इनका एक कॉमन फैक्टर आ रहा है p और q का। तो ये जो p ओवर q लिखा हुआ था, फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा इधर ले आते हैं,
जी जी। तो p भी एक इवन नंबर है, मतलब उसको मैं सम 2 इंटू n1 फॉर्म में लिख सकती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद q भी एक इवन नंबर है, उसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू n2 फॉर्म में, दैट इज इक्वल्स टू। अब आप देखें p ओवर q को जब मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ तो इस सारे का अगेन मैं स्क्वायर लूं तो क्या आंसर 2 आ सकता है? ऐसा पॉसिबल है? आपके पास अगेन वही वाली फॉर्म बनना शुरू हो गई है। आपके पास ये दोनों कॉमन मल्टीपल रख ही नहीं सकते। पी स्क्वायर जो है 2 टाइम्स क्यू स्क्वायर है, आप इधर से इस स्क्वायर को बड़ा जो मैथमेटिशियंस है इसी पॉइंट पे आगे जो है ना आगे जाते ही नहीं है। वो कहते हैं कोई ऐसा इंटीजर है ही नहीं कि जिसको 2 टाइम्स दूसरा इंटीजर भी लिखा जाए और फिर उन दोनों इंटीजर्स की क्वेश्चन का आंसर भी 2 आ जाए। ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो दैट्स वाई ये आपके पास यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ गई, ये एक बड़ा नंबर बनना शुरू हो गया आपके पास। जब बड़ा नंबर बनना शुरू हो गया इन दैट केस आपके पास क्या आ गया, इशू आ गया। सो दैट्स वाई आपकी कंट्राडिक्शन आ गई है। सो आपने जो सपोज किया था कि आपके पास जो होती है दो नंबर्स की, रैशनल नंबर्स की जो कोशेंट होती है वो 2 के इक्वल होती है, वो क्या हो गई है, रॉन्ग हो गई है, कंट्राडिक्ट कर गई है। सो दैट्स व्हाई देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी टू रैशनल नंबर्स फॉर व्हिच देयर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। तो जब दो रैशनल नंबर, सॉरी, एक ऐसा रैशनल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसका स्क्वायर 2 के इक्वल है, ठीक है। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन फिर क्या होगा? इस इक्वेशन के सोल्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए, x इक्वल टू अंडर रूट 2 चाहिए, ठीक है। अंडर रूट 2 ऐसा है जिसको मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगी तो आंसर क्या आएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा। सो दैट्स वाई आपके पास यहाँ से क्या चीज निकलती है, आपने एक नया नंबर इंट्रोड्यूस किया है अंडर रूट 2, ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं क्यू प्राइम का, यानी कि जो रैशनल ना हो, और जो रैशनल ना हो उसको फिर क्या कहेंगे, इररेशनल। यहाँ से आपके जो है ना इंट्रोड्यूस होते हैं इररेशनल नंबर्स। इन अदर वर्ड्स अगर इररेशनल नंबर्स को आप डिफाइन करना चाहें तो आपके पास ऐसे इररेशनल नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर जिनको आप p बाई क्यू फॉर्म में ना लिख सकें, a बाई b, ठीक है, विच आर नॉट ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, जिनको p बाई क्यू फॉर्म में ना लिखा जा सके। अंडर रूट 2 को आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लें, इसको आप बटे में लिख ही नहीं सकते, ये किसी दो नंबर्स का क्वेश्चन नहीं आता आपके पास, ठीक है, किसी दो इंटीजर्स का क्वेश्चन नहीं आता। यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर करते जाते हैं, ये आपका थोड़ा हायर लेवल का आंसर है। एक चीज स्टूडेंट्स के माइंड को जो पकड़ लेती है वो इस लेवल पे, फर्स्ट ईयर के लेवल पे इसको पकड़ लेते हैं और वो हाई लेवल तक जाकर स्टूडेंट्स के माइंड में ही रहती है, वो स्टक कर जाती है, वो इतनी जड़ें पकड़ जाती है कि स्टूडेंट्स उस पर ईमान ले आते हैं। ऐसी बात नहीं है, उसको जहन में रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, वो क्या चीज है, स्टूडेंट्स कहते हैं कि इसका आंसर ही नहीं एग्जिस्ट करता। जी बुशरा, क्वेश्चन है कोई, पूछे। मैम ये जो आपने एक मतलब कि बताया है कि जो आपने इरेशनल हैंड जो रेस रैशनल किया, कोई नंबर क्वेश्चन है या मैं चलूं? शायद गलती से हो गया, चले हम स्टार्ट करते हैं। जी ठीक है, वेरी गुड, आपको वैसे ही समझ आ गई है बिना समझाए, वेरी गुड, पक्का पता लग रहा है आप मेरे अच्छे वाले स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर इसका सोल्यूशन है भी कि नहीं है, ठीक है, स्टूडेंट्स के माइंड में होता है इसका सोल्यूशन है ही कोई नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, इसका सोल्यूशन है, इसके लिए रियल नंबर एग्जिस्ट करता है, इररेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है, जो सोल्यूशन है ये अंडर रूट 2 इसका सोल्यूशन ही तो है, इसका कोई रैशनल सोल्यूशन नहीं है। ये वो बेस्ड इक्वेशन है जो इररेशनल को इंट्रोड्यूस करती है, वो ये इक्वेशन, ठीक है, जिधर से हमारा रैशनल की बाउंड्री हमें मिल जाती है। बाउंड्री का मतलब है कि जिस पे रैशनल नंबर्स की मशीन आगे बंद हो गई है, वो खराब हो गई है, उसके अंदर हमने ऐसी इनपुट डाल दी है जिसकी आउटपुट उसमें डिफाइन ही नहीं है। तो ऐसी इनपुट अगर डाली जाए जिसकी आउटपुट डिफाइन नहीं होती तो उस तरह की आउटपुट के लिए नई तरह की मशीन बनती है, ठीक है। तो वो नई तरह की मशीन हमारे पास सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स,
ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होते हैं, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स इंट्रोड्यूस होते हैं जो स्क्वायर रूट की फॉर्म, स्क्वायर रूट ऑफ 2, या आप इरेशनल नंबर्स को अगर डिफाइन करना चाहें दो तरह से डिफाइन होते हैं। ठीक है, क्यू प्राइम क्या होते हैं, विच आर नॉट ऑफ द फॉर्म पी ओवर क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इस फॉर्म में वो ना लिखे जा सकते हो, या हम कहते हैं हर वो नंबर इरेशनल नंबर है। अंडर रूट एन इज एन इरेशनल, तीन तरह से इसको डिफाइन हम कर लेते हैं। अंडर रूट एन इज एन इरेशनल नंबर इफ एन इज प्राइम। मोस्टली सम ऑथर जो है इसको इस तरह से कहते हैं, अगर प्राइम हो जाए। प्राइम नंबर्स आपको पता है क्या होते हैं, जिनका डिवाइजर या तो 1 होता है या वो इटसेल्फ होता है। ठीक है, या उनको वो खुद डिवाइड करता है या 1 करता है, अदरवाइज वो कोई नंबर नहीं करता। और ये साइड आपके पास p जो होता है कौन से नंबर पर मुश्तमिल होता है, ये 1 होता है, उसके बाद 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 9 को करता है 3 तो 11 होता है, एंड सो ऑन। ये आपके पास प्राइम का सेट है। ठीक है, अगर अंडर रूट ऑफ दिस फॉर्म आ जाती है देन, और जो इसकी मोर जो स्पेसिफाइड और मोर आपके पास यूज्ड फॉर्म होती है, अंडर रूट एन आपका जो होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है। कब इरेशनल नंबर होता है, जब n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर वो एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो। इसको हम कर लेते हैं, ये ऐसा क्यों आता है। देखिए, ये भी बात ठीक है, लेकिन ये आधी ठीक है प्राइम वाली। देखिए, अब प्राइम हो, अब आपके पास प्राइम वाले सारे तो चले इरेशनल को डिफाइन करके। अब आप देखिए, अगर मैं अंडर रूट 12 ले लेती हूँ तो क्या ये रैशनल है, नहीं है ये रैशनल नंबर, इट इज नॉट एनी सॉरी रैशनल नंबर। ये क्यों रैशनल नंबर नहीं है, लेकिन ये इसके अंदर, अब हमने तो कहा था कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनमें अंदर वाला नंबर प्राइम हो। अब 12 तो प्राइम है ही नहीं, इट डज नॉट बिलोंग्स टू p, बिकॉज इसको 2 भी डिवाइड करता है। यहाँ पे 2 भी डिवाइड करता है 12 को, फिर 3 भी डिवाइड करता है 12 को, फिर 4 भी डिवाइड करता है 12 को, फिर 6 भी। इसके तो बहुत से डिवाइसेस निकल आए। हमने तो कहा प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसको 1 करता है या p करता है, बट इट इज नॉट प्राइम, बट स्टिल अंडर रूट 12 इज इरेशनल, बिलोंग्स टू q प्राइम, q प्राइम को डिफाइन बिलोंग करता है। सो हमारा जो मोर एथिक डेफिनेशन होती है इरेशनल नंबर्स की, एक ये होती है और एक ये होती है। ठीक है, जिसमें हम p बटा q फॉर्म में ना लिख सकते हो, p ओवर q फॉर्म ना लिखी जा सकती हो। और दूसरी फॉर्म क्या है, अगर स्क्वायर रूट में कोई नंबर लिखा हुआ है तो अगर वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देन दैट इज एन इरेशनल नंबर। अब आप 12 को देखें, दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके स्क्वायर ले और आंसर 12 आए, बट इसकी पार्टीशन की जा सकती है। 4 क्रॉस 3 12 होता है, अंडर रूट 4 क्रॉस 3। स्क्वायर रूट का रूल होता है कि वो 2 मल्टीप्लाइड नंबर पे अलग अलग हो जाता है। अंडर रूट ऑफ, अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये लिखा जाता है 2 का स्क्वायर। और आपको पता है स्क्वायर रूट जो होते हैं इनवर्स ऑपरेशंस होते हैं और वो कैंसिल आउट। अब ये देखें 2 स्क्वायर रूट 3 आ जाता है। अब ये इधर बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, 2 स्क्वायर रूट 3 आ गया। अब इसमें देखें 2 क्या है, हमने कहा था कि जिसको आप p ओवर q फॉर्म में लिख सके वो क्या होता है, रैशनल नंबर्स। और आपको सॉरी ये नहीं आता, वो रैशनल नंबर्स होते हैं आपके पास, यानी कि जो भी दो आपके पास इंटीजर्स के क्वेश्चन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। 1 क्या होता है, एक इंटीजर होता है, 2 भी क्या होता है, एक इंटीजर होता है। तो उनके क्वेश्चन की फॉर्म में अगर हम लिख सकते हैं तो वो क्या होगा, आपके पास एक रैशनल नंबर होगा 2, यानी कि हर इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है, ये भी आपने पढ़ा। तो एक रैशनल नंबर हो गया। बट अंडर रूट 3 को देखें, 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो इट बिलोंग्स टू q प्राइम, ये q प्राइम को बिलोंग करता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल का क्या रिलेशनशिप होता है, कोई बता सकता है इनका क्या रिलेशनशिप है। प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल विद इरेशनल प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है, इरेशनल हमारे इंट्रोड्यूस हो गए, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर वाले। जी बताएं, इज इरेशनल पढ़ा था, बड़ी अच्छी बात है आपने पढ़ा था जी। ये आधा सच है, आपने आधा सच पढ़ा था। आगे एक और लाइन थी आपने वो नहीं पढ़ी थी, वो भी पढ़िएगा। देखें, क्या 0 एक रैशनल नंबर होता है,
ये बात ठीक है या गलत है? इज जीरो अ रैशनल नंबर और नॉट? जी, जीरो एक रैशनल नंबर होता है कि नहीं होता? जी, लॉजिक आपकी ठीक है, जीरो इंटीजर है तो वो रैशनल भी होगा। यस, इट इज अ रैशनल नंबर बिकॉज हमने कहा दो इंटीजर्स की फॉर्म के क्वेश्चन में लिखा जाए, 0/1 है, सो इट इज अ रैशनल नंबर। तो जब मैं जीरो को मल्टीप्लाई करूंगी किसी इररेशनल के साथ, लेट अस सपोज इररेशनल जो है मैंने √3 ही ले लिया, आंसर क्या आएगा? जीरो में तो हुसूसियत ही ऐसी है, वो जिससे मल्टीप्लाई होता है उसे अपने जैसा कर देता है। ठीक है, तो आंसर क्या आया? एक रैशनल नंबर। सो यहां से अब आपने हमेशा याद रखना है प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, और अगर आपके पास एक रैशनल नंबर है, ठीक है, एक्स आपके पास अगर एक इररेशनल नंबर है, देन दो आपके पास असूल आ जाएंगे। नंबर 1 पे आपके पास आ जाता है सम ऑफ रैशनल, सम और डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इररेशनल इज ऑलवेज इररेशनल। ठीक है, एक रैशनल का इररेशनल के साथ सम लें या डिफरेंस लें, ठीक है, देन वो आपके पास क्या आता है? एक इररेशनल नंबर होता है। लेकिन उनका प्रोडक्ट लेने से वो रैशनल, वो इररेशनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और एक्स में और may not be irrational। ठीक है, वो इरेशनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है कि रैशनल को मैंने प्रोडक्ट दिया, इरेशनल के साथ आंसर क्या है? रैशनल। अब इस सेकंड वन के साथ अगर वो एक और प्रॉपर्टी लगा देता है, ठीक है, सेकंड वन को स्टेरिक करके वो और उसको मॉडिफाई कर देता है, वो कहता है कि रैशनल आपने नॉन जीरो लेने, ठीक है, तो जब आपने रैशनल नॉन जीरो लेने हैं देन आपका आर एक्स जो होगा वो हमेशा एक इरेशनल। ठीक हो गया? ये कंसेप्ट आपने याद रखना है। ये दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स, कि उनमें जो अलजबरा होता है वो क्या होता है कि अगर आप उनका प्लस माइनस करते हैं, एक रैशनल को इररेशनल के साथ प्लस माइनस करते हैं, देन आपके पास आंसर क्या आता है? एक आपके पास हमेशा इररेशनल नंबर आ जाता है। लेकिन जब उनका आप प्रोडक्ट लेते हैं दैट वुड मे और मे नॉट बी एन इररेशनल नंबर। ठीक है, वो इररेशनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि रैशनल आपने नॉन जीरो ही लेते हैं, देन आपका ऑलवेज वो क्या होगा? एक इररेशनल नंबर होगा। अब यहाँ पे देखते हैं 2 इज एन रैशनल नंबर बट नॉन जीरो, नॉन जीरो, सो दैट्स व्हाई 2/√3 इज एन इररेशनल। तो यहाँ से आपके पास आंसर आता है √12 जो है एक इररेशनल नंबर है। सो इररेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिनमें स्क्वायर रूट ऑफ n इज इररेशनल। यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन आ जाता है, ये वाइडली पूछा जाता है। सो हमने बेसिकली रिजल्ट रिड्यूस कर लिए, रैशनल नंबर क्या होता है। तो अब हमने अब तक जो हमने इंट्रोड्यूस किए, क्या क्या किए, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, देन हम अब अपनी जो है ना बुक को पढ़ लेते हैं, हमें बुक क्या बता रही है। ठीक है, बेसिक आपके पास यही चीज है। आपने हमने क्या इंट्रोड्यूस किया? सबसे पहले नेचुरल्स किए, फिर नेचुरल के साथ यूनियन की, जीरो की, तो होल नंबर्स इंट्रोड्यूस हो गए। होल नंबर्स आने के बाद, ठीक है, होल नंबर्स आने के बाद आपके पास क्या आ जाता है? फिर नेगेटिव नेचुरल्स आ जाते हैं विद होल नंबर्स, उनको हम किसका नाम देते हैं? इंटीजर्स का नाम देते हैं। इंटीजर्स आ जाते हैं, देन इंटीजर्स की क्वोशंट इशू कर रही थी, इंटीजर्स की क्वोशंट से हमने एक नया सेट बना लिया, वो आ गया रैशनल नंबर्स का। फिर उसके बाद रैशनल्स के कुछ ऐसी क्वेश्चंस आई जिनका सोल्यूशन नहीं आता, ठीक है, वो x के इक्वल 2 फॉर्म में, तो हमने इरेशनल इंट्रोड्यूस कर लिया। यहाँ आपके लिए एक असाइनमेंट या एक टास्क, एक क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है कि आप देखें, अगर आपके पास √2 ओवर, मैं लिख देती हूँ √2 ही, ठीक है, डन, ये किसके इक्वल होती है? 1/1 फॉर्म में। तो क्या ये रैशनल होती है?
या ये इरेशनल होती है, या ये इंटीजर होती है, या ये नॉट डिफाइंड है, या अदर है, ये आपने मुझे जी थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या इंट्रोड्यूस किए थे? नेचुरल नंबर्स, फिर हमारा जीरो नंबर इंट्रोड्यूस हुआ, फिर हमारे पास होल नंबर्स इंट्रोड्यूस हुए, जी फिर हमारे पास होल नंबर्स इंट्रोड्यूस हुए। ठीक है, उसके बाद हम क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? नए तरह के नंबर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रॉब्लम हमारे पास कहाँ पे आई? जब x प्लस टू इक्वल टू 1 किया, इन दैट केस हमारे पास क्या आया? x इक्वल टू 1 माइनस 2 आ गया। जी तो हमारे पास क्या चीज आई? अब यहाँ से हमारे पास थोड़ी डिफरेंट तरह की चीज है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, माइनस कॉमन लेने से यहाँ पे क्या आएगा? 2 हमारा पहले आ जाएगा, फिर -1 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस इंटू, अब बड़े में से छोटा तो हमें माइनस करना आता है, 2 में से 1 हमने माइनस किया तो 1, तो ये किसके इक्वल आ गया? -1। तो ये हमारे पास क्या हुआ है? एक न्यू नंबर इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, ये न्यू नंबर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। इस तरह के जो न्यू नंबर हमारे पास इंट्रोड्यूस हुए वो किस इक्वेशन से हुए? वही हमारे पास इंट्रोड्यूस हुए थे, जनरल इक्वेशन थी x प्लस ए इक्वल टू बी विद ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी, यहाँ वाली टर्म ग्रेटर देन बी होनी चाहिए। आपको पता है यहाँ पे हमने x प्लस टू इक्वल टू 1 लिया है, फिर हम x प्लस थ्री इक्वल टू 2 ले लें, या हम x प्लस थ्री इक्वल टू 1 ले लें, या हम x प्लस 4 इक्वल टू 3 ले लें, एंड सो ऑन। इसी तरह के जब हम टर्म्स लेंगे देन हमारे पास नई तरह के नंबर्स इंट्रोड्यूस होंगे। वो नंबर्स क्या होंगे? वो नेचुरल ही जस्ट उसको माइनस है, यानी कि हमें कौन से नंबर्स मिल रहे हैं? -n। -n का क्या मतलब है? -1, -2, -3, -4 एंड सो। ठीक है, एक तो -n हमें मिले, एक और हमें मिला नंबर 0। ठीक है, एक और नया हमें नंबर मिला। 0 हमें किस तरह से मिला है? इसकी रिस्पेक्ट से 0 भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा एक, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ उसने कहा है कि आपके पास ये जो ए बी बिलोंग करता है वो डब्ल्यू को करता है। ये जो मैंने ए बी लिए थे, ये आपके ए बी किसको बिलोंग करते हैं? डब्ल्यू को करते हैं। डब्ल्यू को बिलोंग करने से इक्वेशन कैसे बनती है? जैसे देखें, अगर मेरे पास यहाँ पे, अब हमने ए क्या लेना है? ग्रेटर देन बी लेना है। अगर ए को मैं 1 ले लेती हूँ, ठीक है, और बी को अगर मैं 0 ले लेती हूँ, इन दैट केस x प्लस 1 जो बड़ा है यहाँ आएगा इक्वल टू 0, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 0 -1, अगेन माइनस कॉमन ले, 1 -0, 1 में से हमने कुछ भी माइनस नहीं करना, ठीक है, तो 1 ही, तो हमारे पास यहाँ से फिर भी हमें -1 इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो दैट्स वाई 0 भी इसमें इंक्लूड होगा। तो 0 का भी रोल आ गया, नेचुरल्स का भी आ गया। नेचुरल्स पहले मैं इंट्रोड्यूस कर रही थी, ये भी इसके अंदर थे। सो दैट्स वाई यहाँ से हमें 3 तरह के सेट्स मिल रहे हैं। एक हम इंट्रोड्यूस कर सके हैं n, फिर 0 और n दोनों को मिला के इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें w मिल गया। फिर उसके बाद हमारे पास एक और तरह के नंबर्स आए हैं, w एक आ चुका था, उसकी यूनियन आई है हमारे पास -n के साथ। ठीक है, यानी कि w आ चुका था और उसकी यूनियन हमारे पास क्या आ गई है? n के साथ। इसको जरा हम क्लियर कर लेते हैं। w आ चुका था आपके पास, उसकी यूनियन आई है आपके पास n के साथ। ठीक है, माइनस। तो यहाँ से आपको क्या इंट्रोड्यूस हुए हैं? इंटीजर्स। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? इंटीजर्स। आपके पास होल नंबर्स के बाद ये भी आपके पास क्या आ गया? इंटीजर्स वर इंट्रोड्यूस टू फॉर्म दिस सेट ऑफ इंटीजर्स। हमने इंट्रोड्यूस किए और वो हमारे पास क्या होते हैं? ये। ठीक है, यानी कि z हमने अब इंट्रोड्यूस किया है। z के अंदर क्या आता है? डॉट 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 -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1 2 3 एंड सो ऑन, जिसको आप क्लोज फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? 0 प्लस -1 प्लस -2 एंड सो ऑन प्लस -3 भी आप लिख सकते हैं। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन डिस्क्राइब होने का एग्जैक्ट नंबर्स का। एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं जिनको आप बता सकते हैं, ठीक है, जिनमें टोटल बात आती है।
इनमें टोटल बात है पूरे 4 है, पूरे 3 है, पूरे 2 है, कोई भी डेसिमल पार्ट नहीं है इनके अंदर, ठीक है। तो जिनमें डेसिमल पार्ट 0 होता है वो क्या होते हैं, नेचुरल्स होते हैं, वो हमारे पास होल नंबर्स होते हैं, वो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। अब इनके अंदर से हम पार्टीशन किया करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। लेकिन अब इंटीजर्स आ गए हमारे पास, एक नया हमने नंबर सेट इंट्रोड्यूस कर लिया जिसमें नेगेटिव्स भी आ गए जी। नेगेटिव्स नहीं थे, नेगेटिव नहीं थे तो हमने नेगेटिव्स भी इंट्रोड्यूस कर लिए। पहले हमने पॉजिटिविटी की बात की, फिर हमने सिफर की बात की, फिर नेगेटिव रह गए थे कि कुछ कम कर दें, तो कम करने से ज्यादा में से कुछ कम करने से तो हमारे पास नेचुरली आया, लेकिन कम में से ज्यादा, ठीक है, उसको कम करने से यानी कि छोटे में से बड़ा माइनस करें तो हमारे पास एक इश्यू आ रहा था, वो इश्यू भी जी। तो हमने नया सेट इंट्रोड्यूस कर लिया, वो है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। ये भी हमारे पास इंट्रोड्यूस हो गया, जिसको हमने क्लोज फॉर्म में लिख लेते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो। चलो अब हमारे पास इशू, अब अगेन एक इशू आएगा, इंटीजर्स भी आ गए हमारे पास, यानी पॉजिटिव नंबर्स भी आ गए, नेगेटिव भी आ गए, जीरो भी आ गए। लेकिन जब हमारे पास इक्वेशन आई 2x इक्वल टू 1, ठीक है, यानी कि x के साथ एक इंटीजर मल्टीप्लाई हुआ, इक्वल टू सम इंटीजर आया, इन दैट केस अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ तो इसको सॉल्व करने से मेरे पास इशू क्या आता है, अब ये जो 2 है ये नॉट इक्वल टू 0 है, ये 0 नहीं है मेरे पास, ठीक है। नॉट इक्वल टू 0 की वजह से मैं दोनों साइड पे डिवाइड कर सकती हूँ, तो ये हो गया 2x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई है 1/2, बट 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू z। जो हमने सेट इंट्रोड्यूस किया उसमें तो 1/2 है ही नहीं, यानी कि आपने एक ऐसी फॉर्म डिस्क्राइब किया है कि सबसे पहले आप उसको टोटल दे रहे थे, ठीक है, आप बिल्कुल एक भरी हुई चीज दे रहे थे, लेकिन एक आपके पास रिक्वायरमेंट ऐसी आई कि मुझे हाफ चाहिए, मुझे तीसरा हिस्सा चाहिए या चौथा हिस्सा चाहिए। तो ये जो आपके पास पार्ट्स आए, ठीक है, पार्टीशनिंग हुई सेट की, तो जैसे आपके पास ये सर्कल सा है या आपके पास एक प्लेट सी है, ठीक है, आपने प्लेट भर के दी किसी को, लेकिन वो कहता है कि उसको हाफ प्लेट चाहिए, तो हाफ की मेजरमेंट आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो हाफ तो हम पढ़ रहे हैं ना, लेकिन वो अगर कहता है कि वो सारी नहीं खाना चाहता, वो अगर लाइन बता के, लाइन लगा के वो कहता है मुझे इतना हिस्सा बस चाहिए, इतना हिस्सा हमारे पास टोटल कितना होगा उसको मेजरमेंट करने के लिए हमें इंटीजर्स कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते, इंटीजर्स फेल हो जाते हैं उस पॉइंट पे जाके। तो जिस पॉइंट पे जाके फिर इंटीजर्स फेल हो जाते हैं, देन हमारे पास क्या इंट्रोड्यूस होते हैं, नई तरह के नंबर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। यानी कि हमने यहाँ पे पार्टीशन जो की 1/2, लेकिन फिर वो कहता है मुझे और भी इसका आंसर करो, 4 बंदों को बांटना पड़ जाता है, उसके हम क्या कर देते हैं, ये इंडिविजुअली क्या होगा, 1/4 पार्ट इसे देंगे, 1/4 पार्ट इसे देंगे, 1/4 पार्ट इसे मिल रहा है और 1/4 इसे मिल रहा है, फिर भी नहीं होती, और करना चाहिए, इधर से काट लें, इधर से काट लें, ठीक है। तो ये पार्ट इंडिविजुअली क्या होगा 1/8 एंड सो ऑन, इसी तरह आपकी पार्टीशनिंग चलती जाती है और आपका क्राइटेरिया डिस्क्राइब हो जाता है। तो नई तरह के हमने नंबर्स इंट्रोड्यूस किए हैं जो इंटीजर ओवर इंटीजर फॉर्म के, ठीक है। तो एक ऐसा सेट, ठीक है, Q which is of the form A over B such that A B are integers, ये आपने पॉइंट जो है ना इसको बड़े अच्छे से समझना है, A B are integers and B is not equal to 0, then these are रैशनल नंबर्स, इनको रैशनल नंबर्स कहा जाता है और इनका बड़ा मेजर रोल है हमारी स्टडी के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर दो चीजें समझने वाली, सबसे पहले बी नॉट इक्वल टू 0 है, बी 0 नहीं हो सकता, बी 0 क्यों नहीं हो सकता, आपको पता है किसी भी नंबर के नीचे 0 आ जाता है देन उसका कोई आंसर नहीं बनता, दैट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। हम स्टूडेंट्स इंफिनिटी लिखते हैं, कोई इंफिनिटी रियल के अंदर नहीं होती, उसको हम लिखते हैं अनडिफाइंड, ए ओवर 0 का मतलब होता है अनडिफाइंड, सॉरी अनडिफाइंड, ठीक है। ए ओवर 0 इज अनडिफाइंड, क्यों अनडिफाइंड है, फॉर एग्जांपल देखें, अगर 1 लिखा हुआ है अंदर और मैं उसको 0 से डिवाइड करती हूँ, 0 1 द 0, फिर रिमाइंडर 1 है,
फिर मैं करती हूँ 0 2 द 0, फिर रिमाइंडर 1 है। कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, मेरा ये खत्म ही नहीं हो रहा। जब ये खत्म ही नहीं हो रहा, मुझे पता ही नहीं चलेगा ये किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा। सो दैट इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड है तो डिफाइन ही नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई ये हमारा इस फॉर्म में भी नहीं आना चाहिए, इसको इस फॉर्म में नहीं आना चाहिए। सो दैट्स वाई इस फॉर्म के एलिमेंट्स, अब ये इंटीजर्स ही आ रहे हैं। क्या आपने दो इंटीजर्स के क्वेश्चंस ही लेने हैं, ठीक है। इस सेट में से आपने नंबर्स उठाने हैं, लेकिन उनकी क्या लेनी है, क्वेश्चन लेनी है। आपने फॉर्म लेनी है 3/4, आपने लेनी है 2/4, आपने लेनी है 1/2, आपने और कोई फॉर्म नहीं लेनी, आपने लेनी है 6/8। जल्दी से जरा बुक में क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने रैशनल इंट्रोड्यूस कर लिए थे, फिर उसके बाद हमारे पास इरेशनल नॉट पॉसिबल इन द सेट, क्योंकि अंदर सॉल्यूशन नहीं था, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म को बता रहा है। इस फॉर्म में हमारे पास जब सॉल्यूशन आ जाते थे परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहता था, और प्रोसेस ऑफ यूनिट टू द सेट ऑफ रियल नंबर इस तरह से। यानी कि ये रैशनल्स और इरेशनल्स की जब हम यूनियन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो दोनों की यूनियन, यानी सारे के सारे रैशनल्स भी ले लें और सारे के सारे इरेशनल्स भी ले लें, तो उन दोनों को हमारे पास क्या आ जाता है, रियल नंबर। तो हम इसका वाइडली यूज करेंगे अपने जो नेक्स्ट हमारे स्टेप्स हैं उनके अंदर, हम इसको वाइडली यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इरेशनल नंबर्स के बारे में वो क्या बताता है, क्या वी नो दैट अ रैशनल नंबर इज अ नंबर। अगेन वही फॉर्म है आपके पास जिसको पी बाय क्यू फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। ये एग्जांपल दी हुई 116 है, ये 4 है। अब आप यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा ना कि रैशनल नंबर में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो एक रैशनल नंबर है। इसमें अब आप ये भी पढ़ सकते कर सकते हैं रैशनल के लिए, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो एक रैशनल नंबर को इंट्रोड्यूस करेगा। फिर 3.7 है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, 4 हेक्साडेसिमल और रैशनल नंबर्स दूसरी कैंडिडेट, ये सारा कुछ लिखा, आप इसको रीड कर सकते हैं। इस तरह रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो डिफरेंट चीज होती है यहाँ पे न्यू होती है, वो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल, ठीक है। वो क्या होती है, अब आपके पास जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है, डेसिमल होते हैं पॉइंट्स को डिस्क्राइब, यानी कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, 2 पॉइंट, अगर पॉइंट लगा देते हैं हम, ठीक है, यहाँ जिसके डिवीजन में, जैसे यहाँ पे अगर 36 आ रहा है, इसका मतलब है कि 236 को हमने डिवाइड किया था 100 के साथ, इन दैट केस। अब आप देखें 2.36 टर्मिनेटिंग है और उसका आंसर भी क्या आ रहा है, 236/100। ये भी एक रैशनल है, जी इंटीजर्स है, ये भी एक इंटीजर है। दो इंटीजर्स की क्वेश्चन हमें क्या देती है, एक रैशनल देती है। सो जो टर्मिनेट हो रहा है आपके पास, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, रैशनल्स होते हैं। एक टर्मिनेटिंग हो गए, फिर उसके बाद क्या है, एक रिकरिंग डेसिमल है। रिकरिंग डेसिमल है फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास लिखा हुआ था 3.521 था और 1 के ऊपर बार लगी। बार का मतलब होता है कि बार जो है 1 को बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, 1 बार बार आ रहा है, इस तरह सो ऑन। लेट अस सपोज कि आपका जो x है वो किसके इक्वल है, 3.52111 एंड सो ऑन। या आपके पास ये क्या लिखा जा सकता है, x इज इक्वल टू 3.521 बार आपके पास लिखा जा सकता है, ठीक हो गया। ये वो आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिकर कर रहा है, ठीक है। रिकरिंग की वजह से, रिपीटिंग की वजह से ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है, ये एक रैशनल नंबर को डिस्क्राइब कर रहा है। कैसे रैशनल नंबर को डिस्क्राइब, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नंबर ले लेती हूँ, सिंपल शॉर्ट फॉर्म में ले लेती हूँ 0.3 बार ले लेती हूँ, ठीक है। 0.3 बार का मतलब है ये क्या लिखा हुआ है, 0.3333 एंड सो ऑन। अगर इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ 10x, दैट इज इक्वल टू 3.333 एंड सो ऑन। मेरे पास इस तरह का नंबर आता है, ठीक है, बार आप लगा सकते हैं। अब ये क्या लिखा जाएगा, 10x इज इक्वल टू 3 प्लस 0.333 एंड सो ऑन लिखा जा सकता है, तो इन दैट गेम। अब ये अगेन आपके पास क्या आ गया, x, तो 10x इज इक्वल टू 3 प्लस x
x को दूसरी साइड पे ले जाए, ये क्या बन जाता है 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। ये क्या आ गया 9x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू निकालें यहाँ से, x इज इक्वल टू 3/9 दैट इज इक्वल टू 1/। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 1/3 किसके इक्वल है 0.3 बार। और ये क्या लिखा गया है, एक इंटीजर है, दो इंटीजर्स की क्वोशिएंट है, तो वो क्या डिस्क्राइब करती है, एक रैशनल को डिस्क्राइब करती है। सो दैट्स व्हाई जो रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, रिकरिंग होते हैं, वो भी हमारे पास किसको डिस्क्राइब करते हैं, एक रैशनल नंबर को डिस्क्राइब करते हैं। तो यही उसने कहा था कि जो हर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा, जो हर रिकरिंग डेसिमल होगा वो भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर। तो अब जो टर्मिनेट नहीं हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो गए और नॉन रिकरिंग हो गए, वो फिर क्या होंगे, यानी कि जो ना खत्म होते हैं ना रिपीट होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट तरह के आंसर देते हैं। जैसे पाई है आपके पास, तो क्या देता है 3.141591624, इस तरह से तो चलते जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से ई है आपके पास, ये सारे आपके पास दोनों मेजर आपके पास क्या है, ना ही टर्मिनेट होते हैं ना ही रिकर करते हैं, और ये दोनों क्या है, इररेशनल नंबर की बेस्ट एग्जांपल्स हैं हमारे पास, पाई और ई जो है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है 22/7 और पाई के बारे में। ठीक है, जो हम लिखते हैं ना 22/7 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल, हम हमेशा लिखते हैं पाई के, लेकिन ये इक्वल नहीं होते। क्यों इक्वल नहीं होते, बिकॉज पाई इज एन इररेशनल, ये एक इररेशनल नंबर है आपके पास। ठीक है, तो 22/7 22 एक क्या है, इंटीजर है, 7 भी क्या है, एक इंटीजर है। दो इंटीजर्स की क्वोशिएंट क्या होती है, एक रैशनल होती है। क्या रैशनल इररेशनल के इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, इट्स नॉट पॉसिबल कि हम दोनों इक्वल हो। तो दैट्स व्हाई ये इक्वल इसलिए नहीं होते, वरना लेकिन इनके थोड़ी सी वैल्यू अगर स्टार्टिंग की देखी जाए तो वो हमारे पास सेम होती है। दैट्स व्हाई इनको अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिखा जाता है, ये इक्वल नहीं होते बिकॉज अ रैशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू इररेशनल। ठीक है, अगर इक्वल होते तो नए नंबर इंट्रोड्यूस करने की हमें जरूरत